हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे बैंकिंग के प्रकार और बैंकों के प्रकार के भाग 2 के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने भाग 1 पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने वहां पे कई सारी चीजें डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ बैंक्स के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, ये जो है ये हमारा होने वाला है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे मुद्रा बैंक को, मुद्रा की उत्पत्ति को, मुद्रा दृष्टि को, मुद्रा मिशन को, मुद्रा उद्देश्य को, सिर्फ मुद्रा को, मुद्रा की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, मुद्रा ऋण का उद्देश्य, बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना, मुद्रा कार्ड, लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंकों के गठन के पीछे उद्देश्य, लघु वित्त बैंक के लिए पात्र प्रमोटर, लघु वित्त बैंक का दायरा, पूंजी आवश्यकता और प्रमोटरों का योगदान, लघु वित्त बैंक द्वारा पालन किए जाने वाले विवेकपूर्ण मानदंड, लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति, लघु वित्त बैंकों का मुख्यालय, भारत में भुगतान बैंक, भुगतान बैंकों के गठन के पीछे क्या उद्देश्य था वो, भुगतान बैंकों के लिए पात्र प्रमोटर, भुगतान बैंक का दायरा, भुगतान बैंकों के तहत निधियों का वितरण, पूंजी आवश्यकता और प्रमोटर का योगदान, भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति, भुगतान बैंकों का मुख्यालय और अंत में इन सभी का सारांश। ठीक है, तो ये चीज है, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे सामने, जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है। तो द डिस्क्लेमर इज लाइक दैट द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई भी चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए शुरुआत करते हैं मुद्रा बैंक के बारे में। तो मुद्रा बैंक को समझने से पहले आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम PMMY भी कहते हैं, ये समझना पड़ेगा। PMMY एक योजना है जिसे प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, छोटे सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक के ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इन ऋणों को हम PMMY के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह ऋण वाणिज्यिक बैंकों, RRB, लघु वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, MFI और NBFC द्वारा किए जाते हैं। उधारकर्ता उपरोक्त में से किसी भी ऋणदाता संस्थान से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए केंद्रीय बजट में मुद्रा बैंक के गठन की घोषणा की गई थी। मुद्रा को मार्च 2015 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था और RBI के एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में भी पंजीकृत किया गया था। इसे 8 अप्रैल 2015 को PM मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था और पिरामिड के निचले हिस्से के व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के साथ बेंचमार्क किए गए उत्कृष्ट एकीकृत वित्तीय और समर्थन सेवाओं की प्राथमिकता बनाना इसका विजन। ठीक है, तो यदि बात की जाए मुद्रा विजन की या मुद्रा दृष्टि की, तो पिरामिड जो है, जैसे कि अगर हम पिरामिड करें सबसे अमीर, फिर सबसे गरीब, फिर सबसे और छोटा गरीब, तो पिरामिड के निचले हिस्से के व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए
वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा और मानकों के साथ बेंचमार्क किए गए उत्कृष्ट एकीकृत वित्तीय और समर्थन सेवाओं को प्राथमिकता बनाना इसका विजन। वही हम बात करें मुद्रा मिशन के बारे में। समावेशी, सतत और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति बनाने के लिए हमारे साझेदार संस्थानों के साथ मिलकर आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सहयोग करना इसका मिशन। फिर आता है मुद्रा पर्पस। हमारे मुख्य उद्देश्य समावेशी और सतत तरीके से विकास प्राप्त करना है, साझेदार संस्थानों का समर्थन और प्रोत्साहन करके और सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के लिए विकास का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाना है। अब हम बात करें मुद्रा के बारे में असल में, तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित की गई थी। इसे प्रारंभ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, जिसे हम जानते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में 100% पूंजी योगदान के साथ गठित किया गया था। लेकिन अब बात करें वर्तमान में, तो मुद्रा की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ से, और चुकता पूंजी 750 करोड़ है, जो पूरी तरीके से सिडबी द्वारा ही सब्सक्राइब की गई है। यानी सिडबी ने ही पूरा पैसा जो है इसका दिया हुआ है, भले ही वो अधिकृत पूंजी हो जिसे हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल, या फिर चुकता पूंजी हो जिसे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। सभी सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास और पुनर्वित्त के लिए जिम्मेदार हो। देश में सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र को माइक्रो फाइनेंस समर्थन प्रदान करने के लिए राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तरों पर बैंकों, एमएफआई, अन्य ऋण संस्थानों के साथ साझेदारी करना। अब हम बात करें नोट्स की। माइक्रो फाइनेंस एक आर्थिक विकास उपकरण है जिसका उद्देश्य पिरामिड के निचले हिस्से में लोगों को आय उत्पन्न करने के अवसर प्रदान करना है। इसमें ऋण का प्रावधान, अन्य ऋण प्लस सेवाएं, वित्तीय साक्षरता और अन्य सामाजिक समर्थन सेवाएं शामिल है। अब हम बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है मुद्रा की। तो मुद्रा का गठन देश में सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य से किया गया है, जिसमें पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय सहायता सहित विभिन्न समर्थन प्रदान करना शामिल है। यह पुनर्वित्त समर्थन प्रदान करेगा, वेब पोर्टल का प्रबंधन करके पीडब्ल्यूएमवाई डेटा की निगरानी करेगा, पीडब्ल्यूएमवाई के तहत दिए गए ऋणों के लिए गारंटी की पेशकश की सुविधा प्रदान करेगा, समय समय पर इसे सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करेगा। मुद्रा ने एक निगरानी पोर्टल स्थापित किया है जो पीडब्ल्यूएमवाई के तहत उधार देने के डेटा को विस्तृत रूप में कैप्चर करता है। अब हम बात करें उद्देश्य क्या है मुद्रा लोन का, पर्पस क्या है। देखिए, मुद्रा ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए विस्तारित किया जाता है, जैसे कि विनिर्माण सेवाओं के लिए, खुदरा और कृषि संबंधित गतिविधियों में आय सृजन और रोजगार सृजन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ने उत्पादों योजनाओं का निर्माण किया है। हस्तशिल्प को शिशु, किशोर और तरुण नाम दिया गया है ताकि लाभार्थी सूक्ष्म इकाई, उद्यमी की वृद्धि, विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के चरण को दर्शाया जा सके। जैसे हम बात करें शिशु के बारे में, 50,000 रुपए तक के ऋण को कवर करता है। किशोर 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण को कवर करता है। तरुण 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण को कवर करता है। मुद्रा से वित्तीय सहायता 4 प्रकार की होती है। पहला, एमएफआई के माध्यम से 1 लाख तक के ऋण के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना। फिर महिला उद्यमिता कार्यक्रम, ऋण पोर्टफोलियो का प्रतिभूतिकरण। फिर रीफाइनेंस स्कीम फॉर बैंक्स क्या है?
देखिए रीफाइनेंस स्कीम क्या होता है, पहले आप ये समझिए। अब देखिए बैंकों के पास जो पूंजी होती है, जो जमा राशि होती है, वो एक हद तक आप कह सकते हैं नियमित होती है। ठीक है, वो एक हद तक कंट्रोलेबल होती है, और बैंक जो है वो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही लोन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैंकों का जो उद्देश्य है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोन देना, ताकि लोगों के पास भी पैसा रहे और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होती रहे, साथ के साथ जो बैंक है उनकी भी इनकम जो है वो जनरेट होती रहे। यही बैंकों का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कंडीशन लेते हैं कि आपके सामने ये जो फोटो में बैंक है, ये वाला, इसे हम कह देते हैं एक्स वाई जेड बैंक। ठीक है, ये एक एक्स वाई जेड बैंक है, इसके पास 100 करोड़ रुपए अभी है। ठीक है, लोन देने के लिए इसने 100 करोड़ का लोन दे दिया। ठीक, लेकिन अभी भी क्या है, जो डिमांड है वो खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब बैंक के पास तो पैसा बचा नहीं, क्योंकि बैंक ने तो फाइनेंस कर दिया लोगों को। अब बैंक क्या करेगा, बैंक रीफाइनेंस करवाएगा, यानी किसी और अथॉरिटी से पैसा लेगा और फिर उस पैसे को लोन के तौर पे बांटेगा। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं रीफाइनेंस स्कीम। और ये जरूरी है, क्योंकि अगर बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमी है उसमें जो मनी का सर्कुलेशन है, जो मुद्रा प्रवाह है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक, इनके जैसे विभिन्न बैंक सूक्ष्म उद्योग गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए मुद्रा से पुनर्वित्त सहायता प्राप्त करने के पात्र। पुनर्वित्त टर्म लोन और कार्यशील पूंजी ऋण के लिए उपलब्ध है, प्रति इकाई 10 लाख रुपए तक की राशि के लिए। अब हम बात करें मुद्रा कार्ड के बारे में। तो मुद्रा कार्ड एक अभिनव उत्पाद है जो कि कार्यशील पूंजी सुविधा को नगद क्रेडिट व्यवस्था के रूप में प्रदान करता है। मुद्रा कार्ड असल में एक डेबिट कार्ड है जो कि मुद्रा ऋण खाते के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ऋण के कार्यशील पूंजी के हिस्से के। यानी मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया मुद्रा से, तो वो आपके मुद्रा अकाउंट में आया होगा। उस 1 लाख रुपए में से जितना पैसा भी आपको निकालना है, उसके लिए आप मुद्रा कार्ड जो कि डेबिट कार्ड है उसका उपयोग करके वो पैसा निकाल सकते हैं। फिर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, मुद्रा कार्ड को रुपए ब्रांडिंग दी है और इसके लिए अलग बीआईएन और डबल आईएन भी दिया है, जिससे क्रेडिट इतिहास को ट्रैक किया जा सकता है। नोट, मुद्रा ऋण यानी 10 लाख रुपए तक के ऋण आरबीआई के माइक्रो यूनिट्स के मानदंडों के अनुसार सपार्श्विक मुक्त कर दिए गए। अब हम बात करें मुद्रा कार्ड के बारे में बाकी, तो सपार्श्विक मुद्दे को कम करने के लिए मुद्रा एक क्रेडिट गारंटी उत्पाद की पेशकश कर रहा है। मुद्रा क्रेडिट गारंटी को सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड कहते हैं, यानी क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। यह फंड के निर्माण द्वारा विस्तारित किया गया है। तदनुसार 8 अप्रैल 2015 से स्वीकृत सभी पात्र सूक्ष्म ऋण योजना के तहत कवर किए जाएंगे। इस योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक एजेंसी है, उसके द्वारा ही किया जाएगा। अब हम देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसएफबी। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि असल में लघु वित्त बैंक होते क्या हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके पीछे बनाने के उद्देश्य क्या है। वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए बचत वाहनों का प्रावधान, उच्च प्रौद्योगिकी निम्न लागत संचालन के माध्यम से छोटे व्यवसाय इकाइयों और छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र के संस्थानों को ऋण की आपूर्ति करना। अब एलिजिबल प्रमोटर्स कौन होते हैं एसएफपी के लिए? बैंकिंग और वित्त में 10 वर्षों के अनुभव वाले निवासी व्यक्ति, पेशेवर और निवासी द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित कंपनियां और समाज छोटे वित्त बैंकों की स्थापना के लिए पात्र होंगे। मौजूदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस संस्थान और स्थानीय क्षेत्र बैंक जो निवासियों द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित हैं,
छोटे वित्त बैंकों में परिवर्तन के लिए एक विकल्प चुन सकते हैं। प्रमोटर समूह फिट और उचित होने चाहिए और छोटे वित्त बैंकों को बढ़ावा देने के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 5 वर्षों की पेशेवर अनुभव या अपने व्यवसाय को चलाने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। स्कोप क्या है एसएफपी का? मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने, छोटे व्यवसाय इकाइयों और छोटे सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को, असंगठित क्षेत्र के संस्थानों सहित अविकसित और कम सीमा प्राप्त वर्गों को ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को करेगा। छोटे वित्त बैंकों के संचालन के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब हम बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। देखिए, छोटे वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी। छोटे वित्त बैंकों की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान कम से कम 40% होगा और बैंक के व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख से 12 वर्षों के भीतर भीतर इसे धीरे धीरे 26% तक लाया जाएगा। यानी मान लीजिए जब शुरुआत होती है किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 2010 में कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बना, ठीक है, तो शुरुआत में जो प्रमोटर होंगे उनका जो इक्विटी पूंजी है वो लगभग उसकी 40% होनी चाहिए। यानी अगर 100 करोड़ टोटल इक्विटी पूंजी थी तो 40 करोड़ जो होने चाहिए वो प्रमोटर के होने चाहिए शुरुआत में। इसके पश्चात 12 साल यानी 2010 में अगर हम 12 जोड़ के देखते हैं तो 2022 आते आते ये 40% से 26% हो जानी चाहिए। यानी हम मान लेते हैं कि 100 करोड़ जो थी वो 100 करोड़ ही रहे 12 साल बाद भी। तो शुरुआत में जो 40 करोड़ थे जो प्रमोटर के थे 40%, वो अब हो जाने चाहिए 26%, यानी 26 करोड़। एक नोट है यहाँ पे, छोटे वित्त बैंक विदेशी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए समय समय पर संशोधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी नीति के अनुसार होगी। अब हम बात करें प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो कि एसएफपी को फॉलो करनी चाहिए। एसएफपी सभी प्रूडेंशियल मानदंडों और आरबीआई के विनियमों के अधीन होगा जो मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, जिसमें कि नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर और सार्वजनिक तरलता अनुपात एसएलआर का रखरखाव शामिल। एसएफबी को अपने समायोजित शुद्ध क्रेडिट बैंक का 75% उन क्षेत्रों को देना होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण है, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पात्र। इसके ऋण पोर्टफोलियो का कम से कम 50% ऋण और अग्रिमों का होना चाहिए जो कि 25 लाख रुपए तक के हों। अब हम बात करें इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आरबीआई ने निम्नलिखित 10 आवधिकों को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। पहला, ओ फाइनेंसर्स इंडिया लिमिटेड जयपुर, कैपिटल लोकल एरिया लिमिटेड जालंधर, दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, इक्विटास होल्डिंग्स पी लिमिटेड चेन्नई, ईएसएफ माइक्रो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, आरजीवीएन नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड गुवाहाटी, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी, एयू फाइनेंसर्स इंडिया लिमिटेड जयपुर, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड जालंधर। अब हम बात करें हेड ऑफिस के बारे में, दिशा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, इक्विटास होल्डिंग पी लिमिटेड चेन्नई, ईएसएफ माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय चेन्नई, कॉर्पोरेट कार्यालय त्रिशूल केरल, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, आरजीवीएन नॉर्थ ईस्ट माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और गुवाहाटी, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई, उज्जीवन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी। अब हम बात करते हैं पेमेंट बैंक्स के बारे में, भुगतान बैंक्स के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए भुगतान बैंकों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। पहला, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। बचत वाहनों का प्रावधान। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी निगम लिखित संचालन के माध्यम से छोटे व्यवसाय इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्रों के संस्थानों को ऋण की आपूर्ति। मौजूदा गैर बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारी करता अन्य संस्थाएं जैसे व्यक्तिगत पेशेवर, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, मोबाइल टेलीफोन कंपनियां, सुपरमार्केट चेन कंपनियां,
वास्तविक 6 सरकारी समिति निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकती हैं। नोट: एक प्रमोटर समूह भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए एक मौजूदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ संयुक्त उद्यम कर सकता है। प्रमोटर समूह फिट और उचित होना चाहिए और भुगतान बैंक को बढ़ावा देने के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 5 वर्षों की पेशेवर अनुभव या अपने व्यवसाय को चलाने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब हम बात करें स्कोप क्या है पेमेंट बैंक का। मांग जमा स्वीकृति: भुगतान बैंक प्रारंभ में प्रति व्यक्ति ग्राहक अधिकतम सिर्फ 1 लाख रुपए तक की शेष राशि रखने तक ही सीमित होंगे। एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, क्योंकि एटीएम डेबिट कार्ड सिर्फ ग्राहक द्वारा जमा किए गए पैसे को निकालने के लिए ही इस्तेमाल होंगे। विभिन्न चैनलों के माध्यम से भुगतान और प्रेषण सेवा। बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्य करना। आरबीआई की बीसी का दिशा निर्देश के अधीन गैर जोखिम साझा करने वाले सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट और बीमा उत्पाद आदि। डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स अंडर द पेमेंट बैंक्स: भुगतान बैंक ऋण गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकता। अपने भारी मांग और समय देनदारियों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बनाए रखने की राशि के अलावा इसे अपने मांग जमा शेष का न्यूनतम 75% एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली वैधानिक तरलता अनुपात या सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिलों में निवेश करना होगा। परिचालन उद्देश्य और तरलता प्रबंधन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ चालू और समय स्थिर जमा में अधिकतम 25% रखना होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? भुगतान बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। भुगतान बैंक का उत्तोलन अनुपात 3% से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात इसकी भारी देनदारियां इसकी निविल संपत्ति चुकता पूंजी और भंडार से 33.33 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे भुगतान की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रमोटर का न्यूनतम प्रारंभिक योगदान उसके व्यवसाय के प्रारंभ से पहले 5 वर्षों के लिए कम से कम 40% होना चाहिए। नोट: भुगतान बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए समय समय पर संशोधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार होगी। बैंक का संचालन शुरू होने से पूरी तरह से नेटवर्क और प्रौद्योगिक संचालित होना चाहिए, सामान्यतः स्वीकृत मानकों और मानदंडों के अनुरूप हो। ग्राहक शिकायतों को संभालने के लिए बैंक के पास एक उचित शक्ति वाला ग्राहक शिकायत प्रकोष्ठ होना चाहिए। अब हम बात करें कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल किन 11 आवेदकों को दिया गया है। आदित्य बिरला नूवो लिमिटेड को, एयरटेल एंड कॉमर्स सर्विसेज लिमिटेड को, चोलमंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लिमिटेड को, डाक विभाग, फिनोपेटेक लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री दिलीप शांतिलाल सांघवी, विजय शेखर शर्मा, टेक महिंद्रा लिमिटेड, वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड, आदित्य बिरला नूवो लिमिटेड, वेरावत गुजरात, एयरटेल एंड कॉमर्स सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली, कॉर्पोरेट कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा, चोलमंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज लिमिटेड चेन्नई, डाक विभाग नई दिल्ली, फिनोपेटेक लिमिटेड नई मुंबई, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड मुंबई, रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई, वोडाफोन एम पैसा लिमिटेड मुंबई। इसी के साथ हमने टॉपिक को समाप्त कर लिया है। अब यदि बात करें हम सारांश या समरी की, तो देखिए हमने प्रधानमंत्री योजना देखी, मुद्रा योजना, अवलोकन देखा, लॉन्च तिथि देखी, उद्देश्य देखा, पात्र ऋणदाता देखे, उद्देश्य देखा, मुद्रा संरचना देखी, ऋण श्रेणियां देखी, शिशु किशोर तरुण, अतिरिक्त वित्तीय सहायता कैसे दी जाती है वो देखी, मुद्रा कार्ड देखा, क्रेडिट गारंटी फंड देखा, स्मॉल फाइनेंस बैंक देखे, उद्देश्य देखे, पात्रता और संरचना देखी, संचालन देखा, भुगतान बैंक उद्देश्य संरचना और पात्रता देखी, संचालन मुख्य विशेषताएं देखी, लाइसेंस के लिए उल्लेखनीय आवेदक देखे, लघु वित्त बैंक देखे, भुगतान बैंक देखे, और इसी के साथ हमने कर लिया है इस विषय को समाप्त। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हमने समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी हैं, देखी, समझी, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।